हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर गौशाला। उससे पहले बच्चों आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आप अपने घर में बुजुर्ग जो आपके परिवारजन होते हैं उनकी मदद किस तरह से करते हैं, उनको आपको यहाँ पर दी गई जगह में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है वृद्ध जनों के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव जगाना, और नैतिक मूल्य है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके प्रति मन में दया और सम्मान का भाव रखना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी के बहुत ही महान उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार थे, और इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी भी थे। प्रस्तुत जो कहानी गौशाला है, इन्हीं की कहानी संग्रह में से एक है, और इस कहानी के द्वारा उन्होंने वृद्ध जनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए ये संदेश दिया है कि आज जो वृद्ध है, कल उन्होंने हमारे लिए अथक परिश्रम किया है, इसलिए आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वृद्ध जनों की खूब सेवा करें और उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए उनका सम्मान करें। राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु 9 सितंबर 1968 को बिहार में हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं कि उस दिन रिमझिम बारिश हो रही थी। उन्हें स्कूल नहीं जाना होगा और गुरुजी उसकी उस हरी भरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। और कभी आंगन में जाकर नाचने का, नहाने का, कभी पानी के बुलबुलों से खेलकर खुश होना, और उनके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर अपने काकी की गोद में सो जाना, ऐसा लेखक अपने मन में सोच रहे हैं। लेकिन उस बारिश में भी देखा कि गांव के जो रामफल काका हैं वो कीचड़ में सड़े हुए, सिर पर छाता ओढ़े, ज्यादातर भीगते बढ़े जा रहे हैं, और उनके पड़ोसी अंकल के दरवाजे की ओर, पड़ोसी अंकल जो थे उनके दरवाजे की ओर। अब वो कहते हैं, रामफल काका मेरे गांव में सबसे धनी लेकिन कंजूस। अब वो अक्कल एक गरीब मजदूर लेकिन हरफन मौला। तो कहते हैं, अक्कन जरा चलो, मानस घर के कपड़े उधड़ जाने से सारा घर पानी पानी हो रहा है और खाना पीना बंद है। चलो जरा कपड़ों को दुरुस्त कर दो, ठीक कर दो मतलब। और दो बाल बच्चे भूखे छटपटा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माफ कीजिए, तबीयत ठीक होती तो चलता। अब अक्कल रामफल काका का काम अक्सर ही करता, लेकिन उसे सबसे ज्यादा तो इस बात की से चिढ़ती कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर ठीक नहीं करवाते, और इस आफत में जान लेने आए हैं जैसे गरीब के शरीर नहीं। और उसे सर्दी लग गई थी और वो रह रहकर खांसता था। ये बात तो सब पड़ोसी जानते ही थे, लेकिन रामफल काका के साम दान भेद के सामने उसे झुकना ही पड़ा, और फटी काली कंबल ओढ़कर अक्कल को उसने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। अब अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के खून के मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ गया था, एकदम हट्टा कट्टा था। जिस खेती की कोड़नी में अक्कल पहुंचा, उसके खर पात अक्कल के नाम पर रोए। उसकी कुदाल क्या थी, परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिचड़ी। उसके जैसा महीन जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा, घर बनाने में तो उस्ताद। अब गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में चाहे खप्पर में, अक्कल का ही कुशल हाथ जरूर है। अब रामफल काका का वो शानदार बंगला अक्कल की वास्तु विज्ञा के अपार ज्ञान का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफी खुशामदीद पाता था, और पैसे भी। अब उसके 2 बेटे और एक बेटी भी थी। बेटों का लालन पालन उसने कुछ ज्यादा ही अच्छे ढंग से किया था, और बेटी को तो इस शान से रखा कि गांव की जो बबुइयां भी मन ही मन चिढ़ती थी। अक्कल की उदारता की चर्चा होती थी। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्कल जरूर करता। वो काम करने में राक्षस था। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज्यादा तो थी ही, और एक गाय भी पाल रखी थी और दो बकरियां, इनसे उसे काफी पैसे आते थे। वो शा, अब मैं वो भी शहरी जीव है, कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाते हैं। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठे और एक फॉरेनर मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी तस्वीरें खींचते हैं, कलम है या रंगीन कुची। अब आंख नहीं उठी उधर, कुछ पढ़ने में गर्क था, कुछ गर्क होने का स्वांग कर रहा था, नाटक कर रहा था, कुछ उपेक्षा भी थी। फिर वही आवाज, फिर उसने आंख उठाई। एक लाठी और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 डांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिखाई पड़ा। चेहरे पर गौर किया तो काले चेहरे को सफेद सफेद बालों के ठूंठ भयानक बना रहे थे, और गर्दन लगातार हिल रही थी। वो बोला, अक्कल,
वो चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है, जिसने गांव भर को घर दिया वही अब बेघर बाहर का है। एक बच्चा जाता रहा, बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराए घर की होती है, उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी थी। कोई काम धाम उससे बन नहीं पड़ता था। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि उतना इकट्ठा कर पाता कि अपने इन दिनों को सुख चैन से काटता। सिवा भीख के दूसरा कोई चारा भी नहीं था। और भीख भी क्या सदा मिलती है? भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा था। वो बोला, बबुआ मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ कि बबुआ तुम्हें इंसाफ करो तो हो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले पर कौन जीप खोले। अक्कल ने कथा सुनाई कि किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति रामफल बाबू की मजदूरी की, किस तरह उनकी कितनी ही पड़ती जमीन को उसने हरा भरा खेत बनाया, किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की, किस तरह उसने मकान बनाए। लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में, अक्कल के साथ आज एक महान अन्याय किया गया था कि सर्दी के दिन न घर न कपड़ा, रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता था। अब बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रहे क्या? घर घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए, ये थी उसकी दलील। तो अब लेखक क्या जवाब देता? उसकी आंखों में बचपन की बरसात का वो दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा कि शहर में गौशाला का उत्सव था और वो शामिल होकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। उसे खुशी हो रही थी कि गौशाला के बारे में उसके गांव की भी चर्चा हुई। रामफल काका ने 2 पाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिए थे। अब गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गौओं बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध। यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके आदमी की सूरत दिख पड़ी। ये अक्कल कहाँ चले अक्कल, गांव में अब गुजर नहीं होती, बबुआ जा रहा हूँ, कहीं भीख मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते। अक्कल अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था, जहां कहीं भी उसे पेट के खड्डे के लिए मुट्ठी भर अन्न और इस शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशाला बनवाई, कितने बूढ़े मनुष्यों के लिए। रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए। तो इस कहानी से बच्चों क्या शिक्षा मिली, क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि हमें हमारे जीवन के प्रति वृद्धों के त्याग, समर्पण और परिश्रम को कभी भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू।